गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो करेंगे इंडियन इकोनॉमी करेंगे, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का टेक ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस हालात में थी या किस प्रकार की थी, मतलब उसकी कंडीशंस के बारे में हम यहाँ जाते मेनली हम इसके अंदर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है थोड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर किस तरीके से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो हमारी ड्रेन हो रही थी, हमारा तरीके से मान लो खत्म हो रही थी। ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब कर दी थी ब्रिटिश रूल ने, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे हम सबसे पहले मेन यही देखेंगे कि क्या रीज़न रहे हैं, ठीक है, ये खराब होने की हमारी कंडीशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा क्या था, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब हमारे देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों ही क्या हो चुकी थी, एकदम खराब हो चुकी थी उस समय पर। ठीक है, उसके बाद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ प्लस हमारे देश में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी था, मतलब हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हो रहा था। ठीक है, खास क्या मान लो आप, हो ही नहीं रहा था ऐसा मान लो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, कम था हमारा। जबकि अगर ब्रिटिश रूल से पहले की हम बात करें तो ब्रिटिश रूल से पहले हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो लगभग फिर भी ठीक था, लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद बिल्कुल ही हमारा क्या हो गया था, डाउन हो गया था। क्लियर। तो अब ये डाउन हुआ क्यों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा गिरा, ठीक है, वो क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, क्यों कम हो गया, तो उसका कुछ रीजन थे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी, मेन रीजन जो था इसका यही था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी ये, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जो सिर्फ उनके ही फेवर में थी। ठीक है, मतलब इंडियन के फेवर में कुछ भी नहीं था, इंडियन इकोनॉमी को लेकर उनके लिए कुछ भी वो नहीं था। मतलब वो क्या चाहते थे, सिर्फ जो ब्रिटिश गुड्स है, ठीक है, या ब्रिटिश लोग हैं, सिर्फ उनको ही फायदा पहुंचे। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमी ही डेवलप हुए, इंडियन इकोनॉमी किससे उनको कोई मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई अपनी, ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, खराब हो गई मान लो। तो उसमें क्या था, देखो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो ब्रिटिश लोगों को प्रोटेक्शन भी कर रही थी उनकी इकोनॉमी को, और साथ में उनकी इकोनॉमी को प्रमोशन भी कर रही थी। मतलब इंडियन इकोनॉमी को प्रमोशन ना करने की बजाय वो ब्रिटिश इकोनॉमी को प्रमोशन कर रही थी। ऐसी पॉलिसीज इंडियन के या इंडिया के अंदर अपनाई गई ब्रिटिश लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे, कौन इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उनका, मतलब सारी पॉलिसीज में उनका खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। दैट मेड, इसी चीज ने क्या करा इंडिया को एज ए एक्सपोर्टर, और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, या जो पॉलिसीज बनाई गई थी ब्रिटिशर से, इसकी वजह से इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स का। देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब किसी समय पे इंडिया जो था वो आपके फाइनल गुड्स का एक्सपोर्टर होता, मतलब फाइनल गुड्स को वो बाहर भेजा करता था। ठीक है, जैसे कि कॉटन वगैरह ये सब। लेकिन अब पता क्या हुआ, अब ये हुआ ब्रिटिश के आने से कि अब इंडिया इंपोर्टर हो गया फाइनल गुड्स का, एक्सपोर्टर नहीं रहा। अब एक्सपोर्टर क्या हो गया, वो प्राइमरी गुड्स का हो गया, मतलब कि कच्चा माल जो होता है, ठीक है, जिससे फिनिश गुड बनाए जाते हैं, अब उस माल को यहाँ से डायरेक्टली भेजा जाने लगा। और ब्रिटिश जो कि इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो वहां से उस गुड्स को क्या करते थे, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके क्या करते थे, इंडिया बेचते थे अपने। ठीक है, लाके उसको सेल करते थे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या करते थे, कमा लिया करते थे। ठीक है, तो वही चीज थी यहाँ पे, यही चीज हुआ कि एक्सपोर्टर था हमारा प्राइमरी गुड्स का, ठीक है, इंडिया उस समय पे, और इंपोर्टर बन गया फाइनल गुड्स का ब्रिटिश रूल में। उसके बाद बिकॉज ऑफ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मोनोपोली था। ठीक है, ब्रिटिश रूल का मीन्स यहाँ पे क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिश रूल का पूरे के पूरे इंडिया की इकोनॉमी पर। मोनोपोली का मतलब होता है एक विशेष अधिकार था ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी पर, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू दिस रीजन या कॉजेज, इन सभी कारणों के कारण ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इसी कारण इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया की वेल्थ थी, ठीक है, वो सारी क्या हो गई, ड्रेन हो गई, मतलब पूरी तरह से एक तरीके से मान लो खत्म हो गई पूरी तरह से। ठीक है, और ये इफेक्ट हमारे फॉरेन ट्रेड पर बहुत ज्यादा पड़े। फॉरेन ट्रेड में जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, फॉरेन ट्रेड हमारे किस किस के साथ है, जैसे सिलोन, सिलोन जिसे आज के टाइम पर हम क्या कहते हैं, श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिलोन, ये स्पेलिंग होती है उसकी
अब इसे हम श्रीलंका कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा पर्सिया होता था जिसे हम ईरान कहते हैं। इन चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन थे उस टाइम फोन ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेड के हमारे रिलेशन थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे ब्रिटिश लोगों के कारण। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इनको फाइनल गुड्स दिया करते थे किसी समय पे, लेकिन अब हम फाइनल गुड्स तो बना ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज समझते होंगे आप, जो घरों में लोग बाग अपना सामान बनाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो लोग अपने हाथों से माल बनाया करते थे, सामान बनाया करते थे फाइनल गुड्स, अब उन इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, मशीनें लाना शुरू कर दी। मशीनों से बनने वाले गुड्स जो होते थे वो आपको पता सस्ते भी होते थे, ठीक है, एज अ हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले, ठीक। तो इस वजह से ज्यादा लोग क्या होने लगे, उन गुड्स की तरफ जाने लगे, जिससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से खराब या मान लो बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड कर दी गई पूरी तरह से। तो यही रीजन थे कुछ, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का फॉरेन ट्रेड खराब हो गया। अब इतना ही नहीं हुआ था यार, ये तो बहुत कम आप मान सकते हो। तो सिर्फ मैंने आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया, इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। तो जरा एग्रीकल्चर के सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके भी बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। फिलहाल आप इसका एक बार अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। चलो करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है हमारा वो स्टैग्नेट क्यों हो गया, मतलब क्यों खराब होता चला गया लगातार। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ब्रिटिश रूल से सिर्फ फॉरेन ट्रेड पे नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हमारे क्या पड़ा था, कुछ प्रभाव पड़े थे। तो क्या रीजन थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है, एक डिस्ट्रॉयड होने के लिए या मान लो स्टैग्नेशन होने के, ठीक। तो देखते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। आपने 10th क्लास या 9th क्लास में, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस में मतलब जमींदारी सिस्टम के बारे में क्या करा गया, पढ़ाया गया पहले भी। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जमींदारी सिस्टम क्या था, या लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता था कि जमींदार को अपने मतलब जमींदार के पास बहुत सारी मतलब जमीन होती थी जिसको वो लगान वसूला करते थे, एज अ टैक्स वसूला करते थे उस पर। पर इसमें कमी ये थी कि जमींदार क्या करते थे, सिर्फ टैक्स ओनली, जिसे हम लगान कहते हैं, लगान लगान वसूलने की सोचते थे। ओनली उनका कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ एक पर्पस था लगान कलेक्ट करना, ठीक है। ना तो वो कोई उस भूमि में मतलब जो जमीन होती थी वो, ठीक है, उस जमीन में कोई भी इंप्रूवमेंट करना चाहते ही नहीं थे, ठीक है। एग्रीकल्चर खराब हो रही हो, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई उनको मैटर नहीं था, उनको सिर्फ अपने लगान से मतलब था। और यही सबसे बड़ी कमी थी लैंड सेटलमेंट का, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर वो इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो वही हमें यहाँ पे रीड करना है, देखते हैं लैंड सेटलमेंट में। सबसे पहले प्रॉफिट बैंड टू दी जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था, देखिए जो भी प्रॉफिट होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो सारा का सारा एज अ फॉर्म के एक इन द फॉर्म ऑफ लगान जमींदार के पास चला जाता था। जिस वजह से क्या होता था, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते थे उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता था, जिस वजह से वो क्या करते थे, जमीनों में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि पैसे की कमी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या करते थे, कर्जे पे ले लेके पैसा लगाते थे फसल वगैरह करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, जो क्रॉप वगैरह वो करते थे उन क्रॉपों के लिए, ठीक है, वो हमेशा एक तरीके से मनी लैंडर्स वगैरह से ऐसे लिया करते थे, एज अ उधार बोरो करते थे। तो यहाँ पे जब लगान की फॉर्म में सारा का सारा जो कमाया हुआ पैसा है उनका उस लैंड से, वो सब चला गया जमींदार को, तो उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और जमींदार जो थे वो सिर्फ लगान देना चाहते थे, वो इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते थे एग्रीकल्चर लैंड में, जिस वजह से क्या हुआ, लगातार प्रोडक्टिविटी घटती चली गई उस लैंड की, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया मेन इंटरेस्ट जमींदार का क्या था, बस सिर्फ ओनली कलेक्ट द लगान, लगान को कलेक्ट करने का। उसके बाद जमींदार एंड ब्रिटिश डिड नॉट नथिंग टू इम्प्रूव। देखो जमींदार और ब्रिटिश दोनों ने किसी ने भी कंडीशन सुधारने की कोशिश नहीं करी एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर लैंड खराब हो रही है तो होने दो, एग्रीकल्चर फार्मर्स बर्बाद हो रहे हैं तो होने दो, कोई मतलब नहीं था उन्हें, उन्हें अपने पैसे से मतलब था बस, ठीक है। जिस वजह से हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड थी वो खराब होती चली गई। उसके बाद एक बड़ा स्टेप और लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के द्वारा कमर्शलाइजेशन कर दिया उन्होंने एग्रीकल्चर का, ठीक। इसके अंदर क्या हुआ था, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। यहाँ पे क्या करा गया था, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चर को। देखो फूड क्रॉप क्या होती है, जैसे कि लाइक हम जो भी चावल, ठीक है, हो गया आपके गेहूं हो गए,
ठीक है, दाल वगैरह, ये सब आपके एक तरीके से मान लो फूड क्रॉप होती है, जो भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। भाई हमारी कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? कैश क्रॉप हमारी वो क्रॉप होती है जो मार्केट में जिन्हें हम सेल कर सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका कॉटन हो गया, ठीक है, या फिर इंडिगो हो गया, सिंपल। तो ये जो होती है आपकी कैश क्रॉप होती है। और हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने यही करा कि जो फूड क्रॉप हमारे इंडियन एग्रीकल्चर करा करते थे, उन फूड क्रॉपों को हटाकर उन्होंने कैश क्रॉप करवाना शुरू कर दिया, जिसमें कैपिटल भी ज्यादा लगता था, मीन्स पैसा ज्यादा लगता था, जिस वजह से उन लोगों को कैश क्रॉप करने के लिए मनी लैंडर से कर्जा लेने पड़ते थे। क्लियर? अब कर्जे लेते थे और कर्जे लेके वो अपनी खेतीबाड़ी करते थे, क्लियर। लेकिन जब पैसा कमाते थे, वो प्रॉफिट होता था उससे उनको, तो वो प्रॉफिट किसको चले जाता था? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जिम्मेदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार को चले जाते थे लगाने के तौर पर, तो किसानों के पास कुछ खास नहीं बचता था और वो बोरोइंग करने की वजह से उस बोरोइंग में दबते भी चले जाते थे, जिसे हम डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं, अब कुछ इन रीजनों के कारण क्या हुआ कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा लो हो गई, क्लियर। अब लो हो गई बिकॉज क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट नहीं की गई, ना जमींदारों के द्वारा ना ही ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फार्मर्स तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई अमाउंट था ही नहीं, पैसे थे ही नहीं उनके पास, क्योंकि ज्यादातर पैसा जो होता था वो लगान में चला जाता था उनका, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाकी वर्ल्ड में पूरे जगह जगह देशों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, पर हमारे देश में अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे क्या थे हमारे फार्मर्स डिपेंड थे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो मेन रीजन यहाँ पे ये था, देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना आने का भी, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया था, ठीक। और दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पे मान लो जो फार्मर्स थे उनके पास बिल्कुल भी कैपिटल था ही नहीं, पैसे थे ही नहीं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, परचेज कर सके या उसको यूज कर सके, ठीक है। तो यही मेन रीजन था हमारा, ठीक है, जिससे हमारी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बनी रही एग्रीकल्चर में। और इसका मेन रीजन ये भी आप मान सकते हो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों ने किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की, क्लियर। तो ये कुछ बड़े रीजन है जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो एकदम स्टैग्नेशन हो चुका था, बर्बाद हो रहा था मान लो, ठीक है। एक और लास्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जैसे कि आपको पता ही है हमारा देश जो था, ठीक, भारत 1947 में आपका देश टूट गया था दो भागों में, एक पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, जो कि दूसरा हमारा इंडिया हो गया था, ये तो आप लोगों को जानते ही हो। तो इसका भी हमारा जो एडवर्स इफेक्ट हुए थे, मतलब जो हमारा देश का पार्टीशन हुआ था उसके भी इफेक्ट पड़े थे हमारे ऊपर, ठीक। इफेक्ट क्या पड़े कि हमारी कंट्री में जो जूट था, ठीक है, जूट की जो मतलब मोस्टली जो लैंड थी जहाँ पे जूट किया जाता था, वो हमारे ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर, या मान लो हमारा जो बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश कहलाता है जिसे हम पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उसके अंदर हमारे ये एरिया आते थे। अब क्या हुआ जब ये अलग हो गए तो हमारा मोस्टली इरिगेटेड एरिया और जूट से रिलेटेड जो एरिया था वो हमारा इन दोनों जगहों पे चला गया, जिस वजह से हमारे देश को जो किसी समय पे वर्ल्ड में जूट के लिए अच्छा खासा जाना जाता था, अच्छी खासी उसकी इमेज थी, देन वो इमेज क्या हो गई, डाउन होने लगी, क्योंकि अब उसके बाद रॉ मटेरियल क्या होगी, कमी होगी। तो यही कुछ मेन रीजन थे जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। आपको एक बार और कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ओके। अब हमें करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ओके। तो हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका भी बहुत पुअर स्टेट रहा है ब्रिटिश टाइम पर, ठीक है। उसके भी कुछ रीजन थे। सबसे पहले डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का होना। हमारे देश में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले पॉलिसी अपना डीइंडस्ट्रियलाइज करा। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करा था कि जो हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन सभी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से मान लो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक। जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उन डेवलप इंडस्ट्रीज के लिए, जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज थी मान लो एक तरीके से ब्रिटेन के अंदर आने वाली, उन सभी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करा गया है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है एज ए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर। उन सभी रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, फ्रीली एकदम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रिटेन ले जाया गया ताकि उन अपकमिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके। और जिस कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो यही रीजन था, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात, ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करा, दो फोल्ड थे। दो फोल्ड मतलब दो बड़े रीजन थे, ठीक है। टू फोल्ड का मतलब हो गया दो बड़े रीजन थे जिस वजह से डीइंडस्ट्रियलाइजेशन करा हमारे देश के अंदर ब्रिटिश लोगों ने। पहला,
वो चाहते थे कि टू गेट द रॉ मटेरियल एट चीप रेट फॉर अपकमिंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। वो यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाना चाहते थे एज अ चीप रेट, एकदम सस्ते रेट पर ब्रिटेन के लिए, ठीक, इस वजह से करा। दूसरा, सेल फिनिश गुड्स एट हायर प्राइस इन इंडियन मार्केट, और वो चाहते थे जो फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, तैयार कर रही हैं, बना रही हैं, उन सभी फाइनल गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर सेल किया जाए, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा लिया जाए। इन दो बड़े रीजनों के कारण हमारे देश में डीइंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, जिस वजह से हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई। अब एक एक और इसके अंदर इन्होंने काम करा था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी। इन्होंने क्या करा, एक पॉलिसी लेकर आए थे डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा था पता है, कि फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट करना है अगर रॉ मटेरियल तो फ्री, किसी भी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी उसके एक्सपोर्ट में फ्रॉम द इंडिया, एंड इंपोर्ट फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्री, और ब्रिटेन से जो गुड्स इंपोर्ट होंगे उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं। मतलब इन्होंने क्या करा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी फ्री कर दी और इंपोर्ट पर भी ड्यूटी फ्री कर दी, सिर्फ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए। और वही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया की, अगर उसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर देखो इन्होंने क्या करा, हैवी ड्यूटीज वॉज इम्पोज कर दी गई हमारे एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया। बताओ, तो इस तरीके से हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इन्होंने पूरी एक, आप कह सकते हो एक साजिश के तहत क्या करा गया, खत्म किया गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हमारी। ओके, समझ में आया पॉइंट। अब जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो आपको पता है कि हमारे देश में मोस्टली लोग जो थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड किया करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो जब ये खत्म हुई तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो ये देखो, एडवर्स इफेक्ट हुआ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का हमारे देश पे। पहला, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंपोर्ट ऑफ फाइनल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, दूसरा इंपोर्ट होने लगा फाइनल गुड्स का, क्योंकि हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। तीसरा कारण, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे देश में एक सबसे बड़ा कारण ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का पुअर होना, कि हमारे देश में कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया मशीन वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी नहीं मालूम, और ब्रिटिश लोगों ने कभी इन इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया भी नहीं कि ऐसी इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर डेवलप किया जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है, और जिस वजह से इंडिया के जो सेक्टरल सेक्टर था, मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक लास्ट रीजन था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड रोल था हमारे पब्लिक सेक्टर, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका बहुत कम रोल था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। मतलब एक तरीके से मान लो कि ब्रिटिश लोग ही जो भी कर रहे थे वही कर रहे थे, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो कुछ नहीं कर रही थी। क्लियर। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिस वजह से हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो ज्यादा पुअर स्टेट में। ओके, एक लास्ट टॉपिक और बचा गया, बस वो और करना, ठीक है, फिर खत्म कर देंगे। तो फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गुड, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमारा ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने हैं, ठीक है, कि हमारे जो ब्रिटिश रूल था उसको कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिला। देखो अभी हमने जितना ही पढ़ा वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एक तरह से, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे हमारे ब्रिटिश रूल के, तो वो क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला देखो, अगर मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताऊं तो हमारे देश में आपको पता है पहले रोड्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है, कच्ची रोडें होती थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, सीमेंटेड रोडें तैयार कराई, रोड, और जिससे क्या हुआ, काफी हेल्प होने लगी लोगों को आने जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में काफी आसान हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमारे देश के लिए बेटर था। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए रेलवेज, ठीक है, रेलवेज भी जो आई है इंडिया के अंदर वो ब्रिटिश ही लाया, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि आज भी आप देख सकते हो रेलवे से कितना ज्यादा बल्क में, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को या मान लो फिनिश गुड्स को लाया ले जाया जाता है, जो कि बहुत बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जो हमारे देश में सबसे पहले जो रेलवे चली थी वो बॉम्बे भी थाने, मतलब बॉम्बे से थाने चली थी 1854 में। ओके, फिर एक और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी क्या करे गए थे हमारे देश के अंदर, ब्रिटिश लोगों के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद कम्युनिकेशन में आप ले सकते हो टेलीग्राम वगैरह जो है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राम भेजना है, ठीक है, ये टेलीफोन वगैरह जो भी हमारे देशों में, ये आज
हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो शुरुआत करी गई है वो एक तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर ही की गई। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि हमारे देश के लिए पॉजिटिव इफेक्ट था इसका, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पर यहाँ से एसेंशियल रीजन काफी ज्यादा उठते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वह है स्विच कैनल आपका, ठीक है, जो स्विच कैनल है आपका, इसके बारे में काफी पूछा जाता है। तो ये क्या थी, एक आर्टिफिशियल वाटरवे था, ये ध्यान रखना, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो रनिंग होता है नॉर्थ साउथ अक्रॉस द ईस्टमस ऑफ सुएज। मतलब जिस रिवर से मान लो ये होके जाता है उसका नाम है ईस्टमस ऑफ सुएज, और ये नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट के अंदर आती है, क्लियर। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी क्या करती है, रनिंग वाटरवे हमारा ये, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा ट्रैवल कराता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी ओपनिंग कब हुई थी, 1869 में इसकी ओपनिंग की गई थी, ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही की गई थी, ध्यान रखना। और इसका फायदा क्या हुआ हमें जब ये ओपनिंग हुई, तो इसका फायदा ये हुआ कि रेड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट पहले ज्यादा आती थी, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया से अगर कोई भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स जो भी मतलब ले जाया जा रहा है, या फिर ब्रिटेन से इंडिया लाया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि हमें पहले ना अफ्रीका की तरफ से घूम के आना पड़ता था, ठीक। लेकिन जब इसको बनाया गया, इसकी ओपनिंग हुई स्विच कैनल की, तो अब हमें अफ्रीका से होके आने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ब्रिटेन से इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन जा सकते थे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, ठीक है, ब्रिटेन लोगों को भी पहुंचा, साथ में प्लस इंडिया को भी पहुंचा, ठीक। अब इससे क्या हुआ, इंडिया की मार्केट को, ठीक है, एक्सेस करना बहुत ज्यादा इजियर हो गया था ब्रिटेन वालों के लिए, ओके। एंड डायरेक्ट ट्रेड बन गया था ये, ठीक है, मान लो डायरेक्ट ट्रेड रूट बोल लो आप, यहाँ पे रूट लिखा दिया मैंने, रूट, एक डायरेक्ट ट्रेड रूट बन गई थी ये बिटवीन ट्रेड ब्रिटेन एंड इंडिया, मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक डायरेक्ट ट्रेड रूट थी, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो दे लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था पूरा एब ऑफ द इंडिपेंडेंस वो पूरा कंप्लीट हो गया आपका, ओके। तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए आपको बाय, ओके।